शोगुन एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 14 साल पहले हमने देखा कि प्रेग्नेंट मारिको अपने फैमिली को खोने के बाद से ही बार बार खुद की जान लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी फादर एल्विटो ने उसे दिलासा देते हुए रोजरी हाथ में थमाई, इंडिकेटिंग कि अब कैथोलिक धर्म को स्वीकारने के बाद खुदकुशी का ख्याल मारिको के दिमाग से निकल जाएगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मारिको जॉन और याबुशिगे के साथ सफर करते हुए ओसाका चली आई। यहाँ पहुंचते ही याबुशिगे ने जॉन को साथ रहकर फटाफट इशिरो के साथ होने वाली मीटिंग के लिए तैयार रहने को कहा। मारिको सीधा किरी और लेडी शिजू से मिलने चली गई। लेडी शिजू यानी टोरोनागा की कॉन्सर्ट, जिसे हाल ही में बेटा हुआ था, यानी नागाकाडो के मरने से पहले ही टोरोनागा ने उसके रिप्लेसमेंट की तैयारियां करके रखी थी। वैसे भी उस जमाने में लॉर्ड सिर्फ एक ही वंश पर डिपेंड नहीं रह सकते थे। मारिको ने किरी को टोरोनागा के दिए सीक्रेट्स ऑर्डर दिखाए। होपफुली टोरोनागा का ये खुफिया प्लान काम कर जाए। फादर डेलएक्वा को पूरा यकीन था कि टोरोनागा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो जरूर कोई सीक्रेट प्लानिंग में लगा होगा। याबुशिगे और जॉन अपना ऑफर लेकर इशिडो से मिलने चले गए। याबुशिगे ने इशिडो से माफी मांगकर जॉन और उसकी शिप उसे गिफ्ट के तौर पर ऑफर की, बट इशिडो को धोखेबाज याबुशिगे और एक बारबेरियन की वफादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जॉन के हथियार और शिप तो वैसे भी ये अपने कब्जे में ले ही लेगा, यानी इनका इशिडो के साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाने वाला प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। फिर मारिको ने इशिडो और ओचिबा को उनके एंगेजमेंट पर बधाइयां दी। ओचिबा चाहती है कि मारिको आने वाले पोएट्री कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, क्योंकि मारिको को पोएट्री में बड़ी महारत हासिल थी। बट मारिको ने उसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि टोरोनागा के ऑर्डर्स के मुताबिक सुबह होते ही उसे किरी और लेडी शिजू को वापस ईडो लेकर जाना है। यह सुनते ही इशिडो गुस्से से पागल हो गया कि आखिर मारिको अपने आप को समझती क्या है जो इसने लेडी ओचिबा की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। बट मारिको ने उन्हें बताया कि क्योंकि मारिको टोरोनागा की वफादार है, इसीलिए वो पहली प्रायोरिटी अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को देगी। मारिको का अचानक से ऐसा रिबेल बर्ताव देखकर याबुशिगे और जॉन समझ गए कि टोरोनागा ने जरूर इसे यहाँ कोई सीक्रेट मिशन अंजाम देने भेजा होगा। बेसिकली मारिको सबके सामने इशिडो से ये उगलवाना चाहती थी कि उसने सबको ओसाका में बंदी बनाकर रखा है और इशिडो के ऑर्डर्स के बिना कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यानी अगर अगली सुबह इशिडो के आदमियों ने मारिको को ओसाका से बाहर जाने से रोका तो ये बात प्रूव हो गई कि यहाँ सारे इशिडो के कैद में हैं। और अगर इशिडो ने मारिको को बाहर जाने से नहीं रोका तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे रीजन्स के फैमिलीज भी महल के बाहर भाग जाएंगे। चेक एंड मेट। मारिको के बेटे ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इशिडो के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करे। ऑलरेडी इनकी फैमिली काफी बदनाम है, उसमें और ज्यादा चैप्टर्स ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। अपने बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मारिको को काफी बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। सबके समझाने के बावजूद भी सुबह होते ही मारिको किरी और शिजू को लेकर ओसाका से बाहर जाने लगी। बट तभी महल के गार्ड्स ने इन्हें रोककर ओसाका से बाहर जाने का परमिट मांगा। अपेरेंटली महल के बाहर जाने से पहले इन्हें इशिडो का साइन किया हुआ परमिट लगेगा। सारे महल की छत पर खड़े नीचे चले इस ड्रामा को देख रहे थे। मारिको ने अपने गार्ड सामुराइज को इशिडो की आर्मी से लड़ने के ऑर्डर्स दिए, बट एक एक करके सारे सामुराइज मारे गए। फिर मारिको ने लॉर्ड कियामा और ओहनो से मदद मांगी, पर नीचे खड़े गार्ड्स इशिडो के आदमी होने की वजह से इस मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। बट फिर भी कियामा ने गार्ड्स को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेडी मारिको को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। फिर इशिडो के आदमियों से लड़ने की नाकाम कोशिश के बाद मारिको ने आखिरकार हार मान ली। बट वापस जाने से पहले मारिको ने सबके सामने अनाउंस किया कि वो अपने लॉर्ड के दिए काम में फेल होने का सदमा हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए आज सूरज ढलते ही मारिको सेप्पुकु कर लेगी। और मारिको चाहती है कि क्रिश्चियन होने की वजह से कियामा मारिको को सेकंड करे। ये सुनते ही सारे हैरान रह गए। लॉर्ड कियामा ने पहले तो मारिको को सेकंड करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, बट इशिडो ने बाद में उसे ऐसा करने से रोक दिया। ओचिबा ने इशिडो को समझाया कि अगर इन्होंने मारिको को मरने दिया तो ओसाका में कैद सारे रीजन्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। बट अगर इशिडो ने मारिको को सही सलामत वापस भेज दिया तो बाकी रीजन्स भी यहाँ से जाने की परमिशन मांगेंगे। सारे समझ गए कि ये जरूर टोरोनागा की कोई तगड़ी प्लानिंग का हिस्सा होगा। फिर ओचिबा ने अपने बेटे की मदद से मारिको और जॉन को प्राइवेटली मिलने के लिए बुलवा लिया।
उचिवा ने मारिको को साफ साफ बता दिया कि मारिको के मरने से किसी को फायदा नहीं पहुंचने वाला। भलाई इसी में है कि मारिको उनके बचपन की दोस्ती की खातिर अपनी ये जिद छोड़ दे, पर मारिको अपने फैसले पर अड़ी रही। मारिको यहाँ से निकलकर सीधा फादर एल्विटो के सामने कन्फेस करने चली गई। क्रिश्चियन होने के नाते मरने से पहले इसे अपने गुनाह जो माफ करवाने थे। दूसरी तरफ इशिडो ने याबुशिगे को उसकी जान के बदले एक ऑफर दिया। अगर जिंदा रहना है तो याबुशिगे को इशिडो का एक सीक्रेट काम करना होगा। शाम होते ही मारिको अपने सेप्पुको के लिए तैयार हो रही थी। मरने से पहले मारिको ने सबके लिए एक आखिरी पोयम लिखी थी। लॉर्ड कियामा के ना आने की वजह से जॉन मारिको को सेकंड करने के लिए आगे आया, क्योंकि वो मारिको को सुसाइड वाले गिल्ट में मरता नहीं देख सकता। बट इससे पहले कि मारिको सेप्पुको कर ले, वहां इशिडो आ गया। इशिडो ने मारिको को उसका परमिट थमाकर कहा कि अब वो ओसाका से बाहर जाने के लिए क्लियर है। और इशिडो ने यहाँ किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा। जिसे भी ओसाका से बाहर जाना है वो इशिडो से परमिट लेकर फुल आजादी से बाहर जा सकता है। ये देखकर जॉन और मारिको की जान में जान आई और सबके जाते ही रात में उन्होंने एक दूसरे को खुशी के मारे किस कर लिया। याबुशिगे बाहर छत पर खड़ा पहरा दे रहा था। देर रात होते ही एक नया गार्ड याबुशिगे की जगह लेने आया, पर याबुशिगे ने उसे मार दिया क्योंकि याबुशिगे यहाँ चुपके से कुछ शिनोबीज को हमला करने अंदर भेजने वाला था। याबुशिगे की मदद से सारे हमलावर कीरी के घर में घुस गए और एक एक करके सो रहे गार्ड्स को मारने लगे। मौका देखकर याबुशिगे ने भी इनके बीच विक्टिम बनने का नाटक किया। जॉन, मारिको, कीरी और कुछ और सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने इस रूम में घुस गए, पर मारिको समझ गई कि ये शिनोबीज यहाँ उसके लिए आए हैं और मारिको को मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी मारिको ने नोटिस किया कि शिनोबीज बाहर बम लगाकर रूम के दरवाजे को उड़ाने की प्लानिंग में है। फिर बाकी सबकी जान बचाने की खातिर मारिको खुद जाकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई ताकि एक्सप्लोजन होते ही वो मर जाए और उसके मरने के बाद शिनोबीज वापस चले जाएं। जॉन के समझाने के बावजूद भी मारिको दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और धमाके में मारी गई। यहाँ होता है एपिसोड 9 खत्म। एपिसोड 10 की शुरुआत एक ड्रीम सीक्वेंस से हुई। पहले लगा था कि शायद हम यहाँ जॉन ब्लैक थ्रोन का फ्यूचर देख रहे हैं, बट एपिसोड खत्म होते होते समझ आ गया कि ये फ्यूचर नहीं बल्कि जॉन के विजन्स हैं। रियलिटी में जॉन पिछले एपिसोड वाले धमाके के बाद बेहोश पड़ा ये सब इमेजिन कर रहा था। होश आते ही जॉन ने देखा कि मारिको धमाके में मारी गई है। फिर ये फौरन मारिको को अपनी बाहों में लेकर उसके लिए प्रे करने लगा। मारिको की लाश देखकर याबुशिगे जबरदस्त गिल्ट में चला गया। इस शिनोबी अटैक के बाद काउंसिल ऑफ रीजन्स ने फौरन एक अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली। इशिडो ने सबसे वादा किया कि ये अटैक उसने नहीं किया था। शायद इस अटैक के पीछे भी टोरानागा का हाथ हो। इशिडो का मानना है कि टोरानागा ये सब अटैक वगैरह प्लान करके ओसाका के सारे रीजन्स को इशिडो के खिलाफ करना चाहता है। तभी सेकी ने सबको टोरानागा का भेजा लेटर पढ़कर सुनाया। एज एक्सपेक्टेड मारिको की मौत की वजह से टोरानागा ने सरेंडर वाला प्लान कैंसिल कर दिया। टोरानागा अब काउंसिल से सीधा लड़ाई के मैदान में मिलेगा। देख के लग रहा था कि बाकी रीजन्स भी इशिडो की बात से सहमत थे। शायद वाकई में टोरानागा खुद मारिको को मरवा कर जापान पर कब्जा करने की प्लानिंग में है, बट वो सब बाद में। पहले इन्हें लेडी मारिको के लिए क्रिश्चियन स्टाइल में फ्यूनरल अरेंजमेंट्स करने थे। इशिडो यहाँ से निकलकर सीधा याबुशिगे से मिलने चला गया। याबुशिगे को लगा था कि इशिडो के भेजे शिनोबी मारिको को शायद किडनैप वगैरह करने वाले थे। उसे शायद जरा भी आइडिया नहीं था कि उसकी वजह से लेडी मारिको की जान चली जाएगी। इन्हीं ख्यालों में याबुशिगे बहकी बहकी बातें करने लग गया। उसे अपने पुराने लॉर्ड की बातें याद आने लगी, जिसने जापान में होने वाले भूकंप को नेचर का साइन समझकर एक बार वॉर को रोक दिया था। इशिडो ने याबुशिगे को अपने काउंसिल में एक बड़ा ओहदा ऑफर किया। वो चाहता है कि याबुशिगे इजू जाकर इशिडो के लिए नई आर्मी तैयार करे, बट याबुशिगे गिल्ड की वजह से अब पूरी तरह से पगला गया था। फादर एल्विटो कियामा के गार्ड्स के साथ जॉन और याबुशिगे को सही सलामत ओसाका से बाहर ले जाने लगा। इसने जॉन को बताया कि ओरिजिनली तो चर्च जॉन को मारने वाले थे, बट लेडी मारिको ने मरने से पहले चर्च से रिक्वेस्ट की थी कि वो जॉन को जिंदा छोड़ दें। ये सुनते ही जॉन और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। जॉन ने देखा कि याबुशिगे अब पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। इसने जॉन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो उसे अपने साथ जापान से इंग्लैंड ले जाए फ्रेश स्टार्ट करने,
पर जॉन ने उसे दिमाग ठंडा रखकर सोचने के लिए कहा। ईजू के पास पहुंचते ही जॉन ने देखा कि किसी ने जॉन की शिप को डुबा दिया था। जॉन को लगा कि शायद जॉन की शिप का डूबना भी मारिको और चर्च के बीच हुए डील का हिस्सा होगा कि चर्च जॉन को जिंदा छोड़ेंगे और बदले में वो उसकी शिप डुबा देंगे ताकि बाद में जॉन अपनी शिप की मदद से पोर्टुगीज ट्रेडर्स पर हमला ना करे। हजीरो में लैंड होते ही मुराजी ने जॉन का ये शक भी सही साबित कर दिया कि रात में चर्च के कुछ लोगों ने धमाके से जॉन की शिप डुबा दी। गांव में दाखिल होते ही ओमी के सोल्जर्स याबुशिगे को कैद करके टोरोनागा के पास ले गए। टोरोनागा ने याबुशिगे को बताया कि वो जानता है कि याबुशिगे ने ही उन्हें धोखा दिया है। टोरोनागा के सीक्रेट खबरी ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मारिको पर हुए शिनोबी अटैक में याबुशिगे का भी हाथ था। याबुशिगे ने हंसी खुशी ये इल्ज़ाम कबूल कर लिया। उसे टेंशन के बजाय रिलीफ फील हो रहा था कि चलो फाइनली इसे गिल्ट में जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। याबुशिगे चाहता है कि टोरोनागा उसे कोई खतरनाक वाली मौत की सजा दे, जैसे तोप से उड़ाना या खूंखार मछलियों का चारा बनाना, क्योंकि याबुशिगे को हाई लेवल मौत में काफ़ी इंटरेस्ट था। बट टोरोनागा ने इस बात से साफ मना कर दिया। टोरोनागा ने ऑर्डर्स दिए कि अगले दिन शाम होते ही याबुशिगे अकेले में सेप्पुकु कर लेगा और टोरोनागा उसे सेकंड करेगा। फिर टोरोनागा उसकी बीवी किरी और कॉन्सोर्ट शिजू से मिलने चला गया, जिसने हाल ही में टोरोनागा के लिए नया बेटा पैदा किया था। तभी किरी ने टोरोनागा को लेडी ओचिबा का भेजा एक सीक्रेट लेटर थमाया। लेटर को पढ़ते ही मानो टोरोनागा के एकदम जान में जान आई कि चलो उसका बनाया प्लान फाइनली काम कर गया। अब इस लेटर में क्या लिखा था उसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरी तरफ फूजी ने जॉन को बताया कि टोरोनागा ने उसे अब अपनी सर्विस से आज़ाद कर दिया है। जॉन के साथ ड्यूटी पूरी करने के बाद फूजी नन बन जाएगी। जॉन ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, बट फूजी ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। फिर जॉन टोरोनागा से मिलने चला गया। यही जॉन को पता चला कि मुराजी भी टोरोनागा के सीक्रेट स्पाइज में से एक है और मुराजी एक्चुअल में एक सामुराई है। टोरोनागा जॉन की शिप उड़ाने वाले को ढूंढने गांव वालों को मारने लग गया था। जिस पर भी शक हो सीधा उसका सर काट दो। जॉन ने टोरोनागा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो इस खून खराबे को रोक दे। जॉन अब समझ गया है कि उसकी शिप के तबाह होने के पीछे मारिको का हाथ था और जॉन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टोरोनागा को अब भी उसके दुश्मनों को सजा देनी थी। ऐसे कैसे कोई भी इसके एरिया में घुस के शिप वगैरह उड़ा देगा। फिर मासूम गांव वालों की जान बचाने जॉन ने खुद अपनी कुर्बानी देने का डिसीजन लिया ताकि टोरोनागा एटलीस्ट इस बहाने तो लोगों को मारना बंद कर दे। पर इससे पहले कि जॉन सेप्पुकु कर ले, टोरोनागा ने उसे रोक लिया। टोरोनागा चाहता है कि जॉन उसकी शिप रिबिल्ड करके टोरोनागा की फौज में शामिल हो जाए। बेसिकली टोरोनागा यहाँ जॉन को जिंदा रहने के लिए एक नया पर्पस देना चाहता है। ये सुनते ही जॉन भी मान गया कि चलो इसे टोरोनागा की फौज में एक तो ढंग का काम मिला। याबुशिगे के सेप्पुकु करने से पहले टोरोनागा ने उसके सामने कन्फेस किया कि उसी ने जानबूझकर जॉन की शिप डुबाई थी ताकि जॉन इंग्लैंड वापस जाने के बजाय यहीं जापान में अटका रहे। यानी शिप के डूबने के पीछे मारिको का कोई हाथ नहीं था। और नहीं, टोरोनागा ने जॉन को इसलिए नहीं रोका कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। नहीं, उसे तो जॉन को बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखना था। यहीं पर हमें और याबुशिगे को टोरोनागा के अंदर छुपी डार्क पर्सनैलिटी नजर आई। टोरोनागा ने याबुशिगे को बताया कि क्रिम्सन स्काई ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जो काम 1000 सोल्जर नहीं कर सकते वो टोरोनागा ने बस एक लेडी यानी लेडी मारिको की मदद से किया। लेडी मारिको ने ओसाका में सीन क्रिएट करके सबकी आंखें खोल दी और ओचिबा को भी इशिडो का असली चेहरा दिखाया। मारिको की मौत से प्रभावित होकर ओचिबा ने टोरोनागा को लेटर लिखकर बताया कि वो अब टोरोनागा के साइड है। काउंसिल के साथ वॉर के दौरान ओचिबा उसके बेटे यानी एयर की आर्मी को इशिडो के साथ नहीं भेजेगी। यानी फाइनल बैटल में इशिडो के साथ कोई बड़ा बैनर नहीं होगा। ओचिबा और एयर का साथ छूट जाते ही बाकी रीजन भी इशिडो के खिलाफ हो जाएंगे और इस तरह से टोरोनागा तलवार निकालने से पहले ही ये लड़ाई जीत जाएगा। यानी ये खून खराबा रोकना तो बस दिखावा था। टोरोनागा को खुद शुरू से ही शोगन बनना था, पर टोरोनागा ने पावर की बजाय अपने दिमाग का साथ लिया। टोरोनागा इतना हरामी मानुस है कि खुद जॉन के शिप डुबाने के बाद भी वो उसके कल्प्रिट को ढूंढने मासूम गांव वालों का सर काट रहा था।
यानी ये भाई साहब अपने प्लान को पूरा करने किसी भी हद तक जा सकते हैं। माना कि अगर बिग पिक्चर देखो तो टोरोनागा ने बस लेडी मारिको और हिरोमात्सु जैसे गिने चुने लोगों की जान गंवाकर वॉर वाले बड़े खून खराबे को रोक लिया या एटलीस्ट कम कर दिया। बट फिर भी टोरोनागा जितना सोफिस्टिकेटेड और परंपरा प्रतिष्ठा वाला लीडर बन रहा था वो उतना सीधा नहीं है। इसे भी बाकी रीजन्स की तरह जापान पर राज करना था। फर्क बस इतना था कि इचिडो ने टोरोनागा को बहुत हल्के में ले लिया। यह सुनते ही याबुशिगे ने सेप्पुकु कर लिया। मरने से पहले याबुशिगे ने आखिरी विल के साथ ओमी को बताया था कि उसकी बॉडी को खेत में जंगली जानवरों के खाने के लिए फेंक दें ताकि एटलीस्ट याबू मरने के बाद तो किसी के काम आए। फूजी के जाने से पहले जॉन उसे बोट में बिठाकर पानी के बीच ले गया ताकि फूजी अपने हस्बैंड और बच्चे की अस्थियां पानी में बहाकर फाइनली मूव ऑन कर सके। फूजी के कहने पर जॉन ने भी मारिको की रोजरी पानी में बहा दी, इंडिकेटिंग कि वो भी अपने इंग्लैंड वाली लाइफ भुलाकर यहीं जापान में रहेगा। इसका मतलब जॉन इंग्लैंड वापस नहीं जा रहा और एपिसोड के स्टार्ट में दिखाए गए उसके विजन्स बस उसका सपना था, अ ड्रीम ऑफ अ ड्रीम। एंड सीन में हमने देखा कि जॉन टोरोनागा के सोल्जर्स की मदद से अपने शिप को किनारे पर लाने की कोशिश में था ताकि वो शिप की मरम्मत कर सके। ये देखकर बंटारो भी जॉन का हाथ बटाने चला आया, यानी अब इनके बीच भी दोस्ती हो जाएगी। बट जॉन ये नहीं जानता था कि चाहे वो कितनी बार भी शिप रिपेयर कर दे टोरोनागा उसे कभी जापान से बाहर जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ टोरोनागा अकेला अपने ख्यालों में गुम जापान के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। यस, सीजन 1, क्योंकि हाल ही में रूमर्स आ रहे हैं कि शोगन का शायद सीजन 2 भी आएगा। होपफुली पैसा कमाने के चक्कर में सीरीज की बैंड न बजा दे। ओके, तो जो लोग नहीं जानते, शोगुन शो और नोएल की कहानी थोड़ी थोड़ी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। टोरोनागा, जॉन और मारिको रियल पर्सन पर बेस्ड हैं, बट उनके एक्चुअल नाम अलग हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सीजन फिनाले में बड़े से वॉर को ना देखकर थोड़े डिसअपॉइंट होंगे, बट ये सीरीज कभी वॉर से रिलेटेड थी ही नहीं। शुरू से ये सीरीज महान टोरोनागा सामा के माइंड गेम्स पर बेस्ड थी और उसकी जीत दिखाने के लिए किसी हाई बजट फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हिसाब से इस सीरीज का हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक था। वन ऑफ द बेस्ट शो ऑन टेलीविजन। इसे मिलते हैं पूरे 10 out of 10। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।